हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। बच्चे, आज हम लोग अपना मोस्ट अवेटेड टॉपिक पढ़ने लगे हैं, जो कि एक नया चैप्टर सेबी ने ऐड ऑन किया है। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के अंदर। बच्चे, इन रेगुलेशंस में सेबी ने एक चैप्टर 3A ऐड कर दिया है, जो कि बात करता है इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स की। मच टॉक्ड अबाउट टॉपिक है ये बहुत सारे सेमिनार्स में, बहुत सारे सेबी से रिलेटेड फोरम्स पे बच्चे इन चीजों को, इस टॉपिक को डिस्कस किया गया अक्रॉस इंडिया। जब हम बात करते हैं तो ये एक टॉपिक है जो कि बेसिकली सेबी बहुत टाइम से फ्रेम कर रहा था, इस पे पॉलिसीज बना रहा था, कमिटीज की रिकमेंडेशंस आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बच्चे, जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की, जो कि बात करता है इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स की, बड़े ध्यान से सुनेगा। आप लोगों ने कभी बचपन में सुना होगा, कभी वो पुराने जमाने की डाकू वाली अगर मूवीज देखी होंगी, उसके अंदर होता था कि डेकॉइट्स पे इनाम रखा जाता था, और जो भी बताएगा कि हाँ जी कौन सा डाकू कहाँ छुपा हुआ है, उसको सरकार इनाम देगी, जो भी इंफॉर्मेंट होगा, राइट। ऐसा ही कुछ आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले सुना होगा, जब विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर था कानपुर का, जिसको उज्जैन पुलिस ने पकड़ा था। उसको भी इनाम दिया गया। उज्जैन पुलिस में वो जो महाकाल मंदिर था, महाकाल मंदिर के अंदर उसको पकड़ा गया, तो महाकाल मंदिर में जो इन्फॉर्मेंट था उसको भी गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड दिया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये पुराने जमाने से रीत चली आ रही है। ये पुराना रिचुअल है कि जब भी कोई गवर्नमेंट को लगता है कि इस बंदे के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो जो भी पर्सन हमें क्लू प्रोवाइड करेगा, हम उसे सुटेबली रिवॉर्डेड करेंगे, हम उसे रिवॉर्ड देंगे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मनी और मॉनेटरी टर्म्स। इन द सेम मैनर, ऑन द सेम लाइन, सेम प्लेटफॉर्म, सेबी ने भी कुछ ऐसा ही किया। सेबी को लगा कि यार बहुत सारी ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग्स होती है जो कि सेबी की नॉलेज में ही नहीं आती, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कोई मॉनिटरी इंसेंटिव रखा जाए, कोई बेनिफिट रखा जाए, कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया जाए कि अगर किसी को भी कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है और वो हमें आके खबर देता है, तो हम उसे सुटेबली रिवॉर्ड करेंगे। इस चीज के लिए सेबी ने ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, इसको एड ऑन किया एज अ चैप्टर 3A अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। इसमें हम देखेंगे कि सेबी ने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक नई डिवीजन बनाई, एक नया ऑफिस बनाया। इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन इंसान जाएगा सेबी को पास, जाके कान भरेगा जी ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर सेबी का कौन सा ऑफिसर इस मैटर से डील करेगा, फिर वो जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो अगर सच निकलती है तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, या अगर वो इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो आपको कैसे पनिश किया जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, आप सेबी के पास जाते हो, सेबी कहता है ये बात तो हमें पहले से पता है, आप कुछ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लेके आओ। आप जो लेके आ रहे हो ये बात तो ऑलरेडी सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए आप कोई रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये सारी की सारी चीजें हमको आज की क्लास में पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द कंट्री है। टॉक ऑफ द कंट्री इसका मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो आपके आने वाले एग्जाम्स में 2-3 अटेम्प्ट्स में इसको लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, राइट जी। करें स्टार्ट। तो देखिए क्या कहता है। अगेन, शुरू करने से पहले बता रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, फिलहाल आपने नोट डाउन नहीं करना है। देखिए, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, यस जी, इसमें चैप्टर आया 3A। हम सबको पता है कि पहले सेबी की प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 1992 होती थी, जिनको रिप्लेस करके 2015 वाली आई थी, और 2015 वाली में एक ये नया चैप्टर आ गया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लायंस ऑफिसर, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब ये जो चैप्टर है इसका लास्ट लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा इनसाइडर ट्रेडिंग का, वो ऑल टुगेदर अलग है इस सेकंड चैप्टर से। मतलब ये जो सेकंड लेक्चर है, जो चैप्टर नंबर 3A है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है सर, इसका नाम है इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। इस चैप्टर का नाम सेबी ने क्या रखा है, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा, साथ साथ समझना है, लिखना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा, एक एक लेयर होता है ना, परत खुलती जाएगी, एक एक लेयर खुलती जाएगी, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बढ़ती जाएगी। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले कह रहा है, एक इंफॉर्मेंट
सेबी के पास जाता है, एक इन्फॉर्मेंट सेबी के पास जाता है, राइट। सेबी को जाके क्या करता है, वॉलंटरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है। कोई भी इंफॉर्मेंट सेबी के पास अपनी मर्जी से जा रहा है और जाके कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है। आई होप ये 5 वर्ड जो मैंने अभी हाईलाइट किया आपको समझ आ गए। इन्फॉर्मेंट सेबी के पास गया, सेबी को जाके उसने क्या किया, वॉलंटरली कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी। वो किससे रिलेटेड है, रिलेटिंग टू एनी एलिज्ड वायलेशन। वो किसी पे एलिगेशन लगा रहा है सेबी के सामने कि मैं आया हूं आपको बताने कि ये फलाने बंदे ने, मिस्टर एक्स ने ऐसा गलत काम किया है। कैसा गलत काम किया है, कोई वायलेशन की है इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस की। तो अगर कोई भी इंसान इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस की वायलेशन कर रहा है, उसको लेके आप अगर सेबी के पास जाते हो तो आप शायद आपको रिवॉर्ड मिल जाए। इसका मतलब ये पहली चीज समझने वाली है। इन्फॉर्मेंट सेबी के पास गया और जाके कहता है इस फलाने बंदे ने SCRA एक्ट 1956 वायलेट किया है, या डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 तोड़ा है, या सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009 तोड़ी है, ICDR रेगुलेशन 2018 तोड़ी है। कोई इनाम नहीं मिलेगा। इनाम आपको सिर्फ कब मिलेगा, आपको रिवॉर्ड कब मिलेगा, जब आप जा रहे हो और सेबी को बता रहे हो कि इस इंसान ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस का वायलेशन किया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो इल्जाम आप लगा रहे हो सामने वाले पे, वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। इट शैल नॉट बी रिलेटेड टू एनी अदर इनैक्टमेंट और एनी अदर रेगुलेशन ऑफ सेबी। पहली चीज हमें समझ आती है। यस सर। अब क्या होगा, अब सेबी जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट टू बी मेंटेन्ड। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर किसी ने 100 करोड़ रुपए की इनसाइडर ट्रेडिंग करी, उसके अगेंस्ट मैंने जाके सेबी को बता दिया, सेबी ने मेरा नाम ओपन कर दिया, वो बंदा तो मुझे मरवा देगा। चांसेस तो है ना, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी जो प्रोटेक्शन है भाई, मेरे को कुछ ना हो, ये भी तो सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेबी विल मेक एंश्योर कि मेरी इंफॉर्मेशन लीक आउट ना हो, मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, इसके बाद सेबी मुझे रिवॉर्ड दे देगा। तो देखिए, पहले 5 पॉइंट्स, खाली पॉइंट नंबर समझ आए। मैं इन्फॉर्मेंट, मैं वॉलंटरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूं, किसको, सेबी को। वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू है, मैं किसी पे एलिगेशन लगा रहा हूं कि इसने इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस को वायलेट किया है। सेबी मेरे को ये चीज की श्योरिटी देता है कि मेरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। उसके बाद सेबी मुझे रिवॉर्ड दे देता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिवॉर्ड क्या है, ग्रेटुइटियस मॉनिटरी अमाउंट, अपनी मर्जी से एज अ गिफ्ट जो मुझे दिया जा रहा है, मॉनिटरी अमाउंट है। इसका मतलब सेबी मुझे ये नहीं कह सकता कि आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया, ये लो 2 किले जमीन रख लो, ये लो 2 बीघा जमीन रख लो, ये लो एक काम करो, ये वाला फ्लैट आपके नाम। नो, मुझे मॉनिटरी टर्म्स में पैसा दिया, मतलब मुझे मॉनिटरी टर्म्स में रिवॉर्ड दिया जाएगा, मुझे पैसा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव और रिवॉर्ड, फॉर विच एन इन्फॉर्मेंट इज डिक्लेयर्ड एलिजिबल। अब इस वर्ड को समझिए, इन्फॉर्मेंट इज डिक्लेयर्ड एलिजिबल। इससे पता चल रहा है हमको कि जब हम इंफॉर्मेशन देंगे तो सेबी देखेगा कि वो इंफॉर्मेशन वाकई में ओरिजिनल है या नहीं है, क्या वो इंफॉर्मेशन वाकई में सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। ओरिजिनल का मतलब है क्या वाकई में ये इंफॉर्मेशन मैं ही लेके आऊं, मेरे से पहले सेबी के पास तो नहीं थी, और जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं क्या वो ट्रू है, क्या वो वाकई में उस बात में दम है, उस बंदे ने वाकई में कुछ ऐसा गलत किया या नहीं। और अगर सब कुछ सही लगता है सेबी को तो सेबी मुझे इनाम देगी, अदरवाइज सेबी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देगी। तो रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर सेबी को लगता है कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया वो एकदम करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ हुआ है, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गिव सच इंफॉर्मेशन, तो सेबी मुझे एलिजिबल करेगा और मुझे ग्रेटुइटियस मॉनिटरी रिवॉर्ड दे देगा, अपनी मर्जी से पैसों की फॉर्म में मुझे रिवॉर्ड दे देगा। ये बात तो हमें समझ आई। तो क्या स्क्रीन पे इतने के चीज में किसी को डाउट, अभी मैंने इंफॉर्मेंट की डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने क्या बताया, एक बंदा इंफॉर्मेंट वॉलंटरली सेबी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है रिलेटेड टू एलिज्ड वायलेशन के, इस बंदे पे एलिगेशन लगा रहा है कि इसने इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस को तोड़ा है, सेबी मेरी बात को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, और सेबी को लगता है कि हाँ मैंने जो इंफॉर्मेशन दी वो ओरिजिनल भी है, ट्रू भी है, और ऐसा कुछ हुआ है, तो सेबी मुझे रिवॉर्ड दे देगा, ग्रेटुइटियस मॉनिटरी रिवॉर्ड देगा, अगर मैं एलिजिबल पाया जाता हूं तो। राइट जी, क्लियर है इतनी सी बात। अब सुनिए, अब यहां पर बात आती है, सर ये इंफॉर्मेंट का क्या मतलब है, इंफॉर्मेंट की क्या डेफिनेशन है, बिकॉज हर बंदा चाहेगा ना जो इन्फॉर्म कर रहा है भाई उससे पैसा तो मिले, तो एवरी पर्सन विल
एक्चुअली वांट कि हाँ यार मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं इंफॉर्मेंट की डेफिनेशन में कवर हूं, क्योंकि अगर मैं इंफॉर्मेंट की डेफिनेशन में कवर हूंगा तो ही मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हर बंदे की कोशिश क्या होगी कि मैं इंफॉर्मेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाऊं। तो देखते हैं क्या है, देखिए इंफॉर्मेंट मींस एन इंडिविजुअल और साथ में एस लगा हुआ है, इंडिविजुअल्स। इससे आपको पता चल रहा है कि एक इंसान भी हो सकता है और एक से ज्यादा इंसान भी हो सकते हैं। तो क्या ना इससे देयर कैन बी जॉइंट इंफॉर्मेंट्स एज वेल। यस सर, बिल्कुल जॉइंट इंफॉर्मेंट्स भी हो सकते हैं। इससे तो पता चल रहा है कि इंफॉर्मेंट मींस एन इंडिविजुअल और एस लगा हुआ है तो मोर देन वन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। राइट बच्चे। अच्छा, इसी चीज से रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दूं, देखिए यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट्स है एक नीचे जाके, इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, इन केस ऑफ जॉइंट इंफॉर्मेंट्स द रिवॉर्ड अमाउंट शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्या ये वाली बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, कि अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेंट है तो सेबी ने जो इनाम दिया वो दोनों में बट जाएगा, तीन है तीनों में बट जाएगा, चार है चारों में बट जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि यस एक से ज्यादा इंफॉर्मेंट हो सकते हैं। राइट जी, क्लियर है? आ जाए वापिस उसी डेफिनेशन पे। तो यहां पर कह रहा है इट मींस एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। राइट जी, हु वॉलेंटरली, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, पुलिस ने आपको उठा लिया और पुलिस ने आपको उठाया और दो थप्पड़ मारे और बोला सेबी के सामने सब कुछ उगलो, तो कहता है फिर थोड़ी आपको इनाम मिलेगा, फिर तो आप प्रेशर में आके बोलो। सीबीआई ने आपको घर से उठा लिया और फिर आप सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उठाया, फिर आपको वो सेबी के पास ले गए और फिर आप डंडे बढ़ रहे हैं आपको और तब आप बोल रहे हो वो वॉलंटरली नहीं है। आप अपनी मर्जी से जा रहे हो कि हाँ जी मेरे को ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मैं सेबी को बता रहा हूं। तो वो वॉलंटरली सबमिट कर रहा है। किसको सबमिट कर रहा है? सेबी को सबमिट कर रहा है। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, इन्फॉर्मेंट मींस एक इंडिविजुअल या एक से ज्यादा इंडिविजुअल हु वॉलंटरली सबमिट्स टू द सेबी क्या? अ वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म। इससे आपको पता चल रहा है कोई फॉर्म होगा। देखिए वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, सर क्या ये कोई फॉर्म होगा? बिल्कुल होगा। ये देखिए यहां देखिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो जब कोई इंसान सेबी के पास जाता है और वो वॉलंटरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, देखिए मैंने यहां बताया था आप वॉलंटरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो, लेकिन ये वॉलंटरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज आप कैसे कर रहे हो? एक फॉर्म भर के कर रहे हो और उस फॉर्म में आप क्या लिख रहे हो कि रिलेटिंग टू एलिज्ड वायलेशन किसका? इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस का। आप उसमें बता रहे हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस का वायलेशन हुआ है, आप इससे रिलेटेड एलिगेशन किसी पे लगा रहे हो। नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट, सुनिए माय लॉर्ड, इस बंदे ने इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन किया है, पहली चीज। माय लॉर्ड, ये बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन कर रहा है। थर्ड चीज, माय लॉर्ड, ये इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस का वायलेशन करने वाला है। मतलब आफ्टर द क्राइम हैज बीन डन, आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन डन, अभी हो रहा है या फ्यूचर में ये इंसान करने वाला है, मुझे खबर मिली है। तीनों ही सिनेरियोज में आप सेबी के पास जा सकते हैं। तो देखिए यहां क्या लिखा है, कहता है alleged violation of insider trading laws that has occurred, is occurring or has a reasonable belief about to occur। ये तीन चीजें आई होप आपको समझ आई, has occurred, is occurring और about to occur। राइट जी, तो एक इंसान या एक से ज्यादा इंसान जब सेबी के पास जाते हैं और वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म भरते हैं किसी पर्सन का नाम लेके कि इस बंदे ने या तो इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन किया है या कर रहा है या करने वाला है, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दीज रेगुलेशंस, के इन रेगुलेशंस को वो फॉलो नहीं कर रहा है, इन रेगुलेशंस के अंदर उसने कुछ गलत काम किया है और उसके लिए आप ये वाला फॉर्म भर के सेबी के पास जा रहे हो। इन दी मैनर, जो भी तरीका दिया हुआ है, तरीका मतलब आप पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ स्केड्यूल्स दिए गए हैं, उस स्केड्यूल्स में फॉर्म दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करके सेबी को देना पड़ेगा। रिगार्डलेस ऑफ, अब यहां देखिए ये वाली आगे चीज देखिए, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस मींस इमटेरियल, ये मटेरियल नहीं है, ये चीज रिगार्ड देने वाली नहीं है। और वेदर सच इंडिविजुअल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस टू क्वालिफाई फॉर अ रिवॉर्ड और नॉट। इसका मतलब क्या है, आप इंफॉर्मेशन लेके आए, आपने सेबी को इंफॉर्मेशन दी और सेबी को इंफॉर्मेशन दी, ये बात की बात है कि आप इस इनाम के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो, आप उस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो, आप इंफॉर्मेंट तो माने जाओगे।
यू आर इन्फॉर्मेंट, चाहे बाद में आप क्वालिफाई करो उस रिवॉर्ड के लिए या डिसक्वालिफाई करो, वो बात की बात है, बट यू विल बी डीम्ड एज इन्फॉर्मेंट, राइट बच्चे। तो क्या यहां तक अगर हम बात करें, ये स्क्रीन पे जितनी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है सारी की सारी याद हो गई है? मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 है इसका नाम, चैप्टर नंबर 3A है, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स। इन्फॉर्मेंट जा रहा है सेबी के पास, क्या कर रहा है, वॉलंटरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, किसके अगेंस्ट, किसी पर्सन पे एलिज वायलेशन लगा रहा है, एलिगेशन लगा रहा है कि उसने वायलेशन करी है इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस की, राइट। सेबी क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा और उसको रिवॉर्ड देगा अगर वो बंदा एलिजिबल है तो। रिवॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटुइटियस मॉनिटरी पेमेंट है जो सेबी दे रहा है उसको, राइट। इन्फॉर्मेंट की क्या डेफिनेशन है सर? इन्फॉर्मेंट एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल हो सकता है, जो वॉलंटरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म सेबी को दे रहे हैं और वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि किसी बंदे ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस को वायलेट किया है, कर रहा है या करने वाला है। हम लोग सेबी के पास जाते हैं कि हम सेबी को बताते हैं और फिर सेबी कहता है कि चाहे हम क्वालिफाई हो या ना हो, क्या चाहे हमारी इंफॉर्मेशन में दम हो या ना हो, चाहे हमें रिवॉर्ड मिले या ना मिले, हम इन्फॉर्मेंट माने जाएंगे, राइट जी। क्लियर है इतनी बात? तो प्लीज पहले इतना पार्ट हम लोग नोट करेंगे और फिर आगे चलेंगे।
आई होप बच्चे आपको ये डेफिनेशन याद हो गई। मेरे साथ साथ बोलिए, इन्फॉर्मेंट मींस एक इंडिविजुअल, एक से ज्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं जो वॉलेंटरली सेबी को सबमिट कर रहे हैं क्या, वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म। किससे रिलेटेड, किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसने इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ को वायलेट किया है या करने वाला है या कर रहा है। हैज अकर्ड, इज अकरिंग और अबाउट टू अकर, रिगार्डलेस ऑफ कि चाहे बाद में हमें इनाम मिले या ना मिले, चाहे हम रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो या ना हो। स्टेप नंबर 1, इंफॉर्मेंट गया सेबी के पास, क्या किया सेबी के पास जाके। स्टेप नंबर 2, वॉलंटरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की, किसको, सेबी को। फिर सेबी ने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया, उसकी उसकी इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं की, उसकी जान को खतरा हो सकता है। जान को खतरा ना भी हो सकता है एम्प्लॉयर उसे गुस्से में आके निकाल दे, उसको टॉर्चर करे, उसको जॉब से डिसमिस कर दिया जाए। इन सारी चीजों से उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, इसके लिए इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। और फिर अगर सेबी को लगता है कि वो इंसान एलिजिबल है तो सेबी उसे रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड क्या है, एक ग्रेटुचियस मॉनिटरी अमाउंट है फॉर विच एन इन्फॉर्मेंट इज डिक्लेयर्ड एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल होते हो, अगर आप इन रेगुलेशंस में चैप्टर 3A के अंदर एलिजिबल होते हो, तो सेबी आपको अपनी मर्जी से मॉनिटरी अमाउंट देगा, जिसको हम रिवॉर्ड बोल रहे हैं। अब देखिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं अपनी एक और डेफिनेशन की, जो कि बोलता है इररेलेवेंट विक्सेशियस विक्सेशियस और फ्रिवलस इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखिए, मतलब आप इंफॉर्मेंट हो, आपको लग रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सेबी को मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन सेबी को लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है इररेलेवेंट है, बेकार है, ये रेलेवेंट है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या जो आप बता रहे हो वो सेबी को पहले से पता है, इररेलेवेंट है। विक्सेशियस, विक्सेशियस का मतलब है आपने जानबूझ के उस बंदे को फंसाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया है। इररेलेवेंट है मतलब आपको लग रहा था जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं बड़ी काम की है, सेबी को लगा बकवास है। विक्सेशियस मींस आप जानबूझ के किसी बंदे को झूठा इल्जाम लगा रहे हो सेबी के सामने फंसाने के लिए। फ्रिवलस इंफॉर्मेशन है, सेबी को लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, बेकार है, यूजलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्या यही चीज, ये तीन वर्ड्स, इररेलेवेंट है, सेबी को लगता है रेलेवेंट नहीं है, काम की नहीं है। विक्सेशियस है, सेबी को लगता है आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो। फ्रिवलस है, सेबी को लगता है टाइम की बर्बादी है। देखिए, क्या यही चीज नीचे लिखी हुई है, देखिए ऊपर तीन वर्ड्स लिखे, इन्हीं तीनों के देखें यहाँ पर मीनिंग दिए गए हैं। क्या यही मीनिंग है, एक बार देखते हैं। इट इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये इंफॉर्मेशन है तो मतलब सेबी के पास तो गई है। रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखते हैं, देखिए, रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इन द ओपिनियन ऑफ सेबी, ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई जो सेबी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेबी, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप जो कह रहे हैं, आपको लग रहा था कि इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ वायलेट हुआ है, लेकिन जब सेबी ने छानबीन की, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, तो पता चला कि कोई वायलेशन नहीं हुआ। उसने जो कुछ भी किया वो एज पर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन ही किया है। ट्रेडिंग करी है, लेकिन एज पर रेगुलेशन करी है, कंप्लायंस ऑफिसर से पूछ के करी है। ट्रेडिंग विंडो जब
ओपन थी तब करी है, इसका मतलब उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो इररेलेवेंट है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इज रेंडर्ड सोली फॉर द पर्पस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, आप उस बंदे पे मेलाफाइडली झूठा केस करवाना चाह रहे हो, विक्सेशियस वाली बात आ गई, आपकी इंटेंशन गलत है, आप खामखा उस बेचारे को फंसाना चाह रहे हो जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। एंड थर्ड, फ्रिवलस, इट इज रेंडर्ड इंटेंशनली इन एन एफर्ट टू वेस्ट द टाइम एंड रिसोर्सेज, मैंने कहा ना फ्रिवलस मींस सेबी को लगता है कि समय की बर्बादी है, इस बंदे ने हमसे मजे ले लिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई काम की चीज उसने हमें बताई ही नहीं है, राइट बच्चे, क्लियर है। तो क्या हम लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर होगी, इररेलेवेंट, विक्सेशियस और फ्रिवलस इंफॉर्मेशन, राइट जी। चलें जी आगे, अब देखिए क्या कहता है। अब एक और ये डेफिनेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। इसको देखेंगे बड़े ध्यान से, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को क्या कहता है ये देखिए। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ये कहता है कि सर जब एक इंफॉर्मेंट सेबी के पास जा रहा है, सेबी आपको इनाम तभी देगी ना जब आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आपसे पहले कोई और बंदा वो इंफॉर्मेशन दे गया तो आपको तो नहीं मिलेगा इनाम। या जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ये इंफॉर्मेशन एक टीवी सीरियल के थ्रू निकाली गई है, वो टीवी सीरियल तो टेलीकास्ट हो रहा था, सबको पता है। या जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी बेसिक है, नोन टू पब्लिक है, ऑलरेडी एग्जिबिटेड टू पब्लिक है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल मींस यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आके सेबी को बता रहा है। ओरिजिनल का मतलब मैं नहीं कह रहा ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, वो बात है। ओरिजिनल मींस आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो ये पहली बार सेबी के कानों में पड़ी है, आपसे पहले किसी ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी सेबी को, सेबी के लिए ये एकदम नई न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, राइट। देखिए क्या कह रहा है, इट मींस एनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, पहली बात तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट या विक्सेशियस नहीं होनी चाहिए या फ्रिवलस नहीं होनी चाहिए, ये बात तो हमें समझ आ रहा है। इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, विक्सेशियस नहीं होनी चाहिए, फ्रिवलस नहीं होनी चाहिए, मींस रेलेवेंट होनी चाहिए। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन, इन रेगुलेशंस के हिसाब से ही सबमिट होनी चाहिए। मतलब आप प्लेन पेपर लेके सेबी के पास पहुंच गए, वो वैलिड नहीं है। आपको जो फॉर्म दिया गया है वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, उसी फॉर्म को भर के आपको उसी तरीके से जो मैनर वहां दिया गया है, हम पढ़ेंगे शेड्यूल डी के अंदर फॉर्म दिया गया इन रेगुलेशंस की, उसमें जो तरीका बताया उसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड दैट टू रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस। आई होप हमें समझ आ रही है ये बात। अगर आप वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म में किसी और एक्ट या रेगुलेशन की वायलेशन की बात कर रहे हो तो ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कब मानी जाएगी, जब आप ओरिजिनली सेबी को दे रहे हो इन द मैनर जो सेबी ने फॉर्म बताया है शेड्यूल डी के अंदर, उसी के थ्रू आप दे रहे हो, उसी को फाइल कर रहे हो, एंड दैट टू जो एलिगेशन आप लगा रहे हो वो लगा रहे हो कि सामने वाले ने वायलेशन किया है इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस का, किसी और लॉस या किसी और रेगुलेशन का किया है, तो उसके लिए आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, आप इन रेगुलेशंस में कवर ही नहीं होगे, राइट बच्चे। देखिए क्या कहता है, अब कहता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मींस डिराइव फ्रॉम इंडिपेंडेंट नॉलेज। आपको जो इंफॉर्मेशन डिराइव हुई है इंडिपेंडेंटली हुई है, आपको ये इंफॉर्मेशन मतलब किसी और, अगर हम सिंपल बात करें तो आपने अपने कान, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप इतने ज्यादा विजिलेंट थे, एक्टिव थे कि आपके कान खड़े हुए थे, आप हर चीज को बहुत बहुत कहते हैं ना डीपली ऑब्जर्व करते हो, और आपको खुद ऐसा लगा कि हाँ ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, मुझे सेबी को जाके बताना चाहिए। डिराइव फ्रॉम इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेंट। देखिए इधर ध्यान से देखिए, आपको खुद को ऐसा लगा कि हाँ जी ये वायलेशन हो रही है, मुझे जाना चाहिए सेबी के पास, आपको किसी ने बताया, और आपने मान लो फॉर एग्जांपल ऑफिस में एक पियून था, उसने आपको बताया, पियून को कोई नॉलेज तो है नहीं लॉ की, पियून ने आपको बताया, आप कंपनी के सीएस हो, आपको पता चला हाँ यार ऐसा है, फिर आपने पियून को बोला हाँ यार तू सही कह रहा है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, और फिर आप दोनों जॉइंट इन्फॉर्मेंट हो गए, आप सेबी के पास जा रहे हो, तो ये भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। सीएस के कान पहले खड़े हो गए तो भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, सीएस को बताया पियून ने, और फिर उसने, पियून को तो कुछ नॉलेज नहीं थी, सीएस ने बोला हाँ यार ये ऐसे है वैसे है, तब जाके ये कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये गलत काम हो रहा है। तो मतलब ऊपर वाले में क्या हो रहा है, आपने खुद ने इंडिपेंडेंट नॉलेज ली, आप खुद इंफॉर्मेंट हो। नीचे क्या कर रहा है, डिराइव्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट कोई और है उसने बताया, फिर आपने उसकी चीज को एनालाइज किया, और एनालाइज करके आपने इस मुद्दे, इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ यार ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनसाइड ये वायलेशन हो रही है और हमें सेबी को जाके बताना
चाहिए। क्लियर है ये बात? तो पहले और सेकंड पॉइंट में फर्क समझ आ रहा है आपको? फर्स्ट पॉइंट में आप सीएस हो, आपको खुद पता चला। सेकंड पॉइंट के अंदर किसी ने आपको बताया बीइंग अ सीएस और आपने उस पर होमवर्क किया और आपको पता चला हाँ वाकई में ऐसा हुआ है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आई है इससे क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, स्पेसिफिक है, क्रेडिबल है, टाइमली है, टाइम रहते दिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जी वो 5 साल पहले ना इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी मुझे आज पता चला, नहीं। कहता है स्पेसिफिक है, क्रेडिबल है, टाइमली है, राइट। 2, अब उससे क्या होगा? क्या स्पेसिफिक है, क्या मतलब वो इंफॉर्मेशन सही है, इंफॉर्मेशन में दम है, कितना दम है उस इंफॉर्मेशन में, कितना दम है, कितना वेटेज है, कितना वजन है टू कमेंस एन एग्जामिनेशन और इंक्वायरी और ऑडिट। इतना दम है कि एग्जामिनेशन किया जा सकता है, इंक्वायरी किया जा सकता है, ऑडिट किया जा सकता है, और ऐसे केस में फॉरेंसिक ऑडिट होता है, राइट। हम सबको पता है कि सबसे पहले हल्का वर्ड होता है दैट इज योर इंक्वायरी, इंक्वायरी के ऊपर आती है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद होती है इन्वेस्टिगेशन, और फिर होता है ऑडिट, राइट। क्लियर है ये बात हमें? तो कहता है अगर इतना दम है, इतना वजन है उस इंफॉर्मेशन में कि उससे ऑडिट किया जाए या एग्जामिनेशन या इंक्वायरी की जाए, असिस्ट या वो जो इंफॉर्मेशन है असिस्ट इन एन ऑन गोइंग एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ऑडिट। कोई होता ना कई बार के कोई डिपार्टमेंट है वो छानबीन कर रहा है, लेकिन हम बोलते हैं ना हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा, हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा, होता है ना ऐसा, वी आर नॉट गेटिंग एनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वी आर नॉट गेटिंग एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन आवर हैंड्स। आपने जो इंफॉर्मेशन दी, जो ऑलरेडी छानबीन चल रही थी, आपकी इंफॉर्मेशन से वो छानबीन में बोलते हैं केस में एक नया मोड़ आ गया। अगर ऐसा कुछ होता है मतलब आपकी इंफॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि आपकी वजह से एग्जामिनेशन शुरू हो गया, या आपकी वजह से एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प हो गई, एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल रहा था, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन आपने ऐसा सबूत दिया जिससे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी थी उसके हाथ और पक्के हो गए, उनको ज्यादा कंफर्मेशन होगी कि हाँ ऐसा कुछ गलत हुआ है। या एक और चीज, मान लो कि कोई बंदे पे इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन लगा था, इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन लगा था, छानबीन हुई थी, वो बंदा पे क्लीन चिट थी, उसको हम पकड़ ही नहीं पाए थे, सेबी के हाथ में कुछ नहीं लगा। अब आपने कोई ऐसी नई चीज लगा दी कि सेबी दोबारा से केस को रीओपन करता है क्योंकि सेबी के हाथ में कोई नया सबूत लगा। ये बात थर्ड पॉइंट में लिखिए, देखिए, ओपन और रीओपन एन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। आपके हाथ में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगी, आपने सेबी को दी कि सेबी को लगा कि हाँ यार हमने पहले इस बंदे को क्लीन चिट दे दी थी, ये क्लीन चिट के लायक नहीं है, इस बंदे को दोबारा से हमें इन्वेस्टिगेशन रीओपन करनी चाहिए, केस दोबारा खुलना चाहिए, राइट। इतनी बात अभी तक हमें समझ आ गई। आप सीएस हो, आपके पास खुद इंफॉर्मेशन आई, या कोई भी हो, कंपनी के ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो, आपके पास खुद इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन किसी और ने दी आपको, आपने उसे एनालाइज किया, आपको लगा हाँ यार ये बात सही है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, इसकी वायलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस की वायलेशन हुई है, इंफॉर्मेशन इतनी स्पेसिफिक, क्रेडिबल और टाइमली है कि उससे उससे छानबीन शुरू की जाए, या चलती हुई छानबीन में एक नया मोड़ आ जाए, या पुरानी छानबीन जो बंद हो चुकी थी, क्लीन चीट मिल चुकी थी, उस इन्वेस्टिगेशन को, उस एनालिसिस, उस इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन को दोबारा रीओपन करवाया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर होता तो मैं पक्का आपके एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन 5 मार्क्स की देता। अब देखिए आगे कह रहा है, नॉट एक्सक्लूसिवली डिराइव फ्रॉम एन एलिगेशन मेड इन अ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदे पे ऑलरेडी कोई केस वगैरह चल रहा है, वहां पर उस बंदे ने एडमिट किया है कुछ और आप आके सभी को बता रहे हो। नहीं जी, आउट ऑफ जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकारी रिपोर्ट में ऐसा कुछ छपा है और आप वो सरकारी रिपोर्ट पढ़ के आपको आपको पता चला अच्छा ऐसा हुआ, आप सेबी के पास जा रहे हो। अगेन आप ये ओरिजिनल नहीं है ना, कोई दूसरे सोर्स से आप इंफॉर्मेशन लाके दे रहे हो सेबी को, तो यार सरकारी रिपोर्ट में छपा है तो सेबी की नॉलेज में भी तो होगा। अगर कोर्ट की जजमेंट, कोर्ट की हियरिंग में ऐसा कुछ आया, सेबी की नॉलेज में भी तो होगा। आप कोई और न्यू मीडिया के थ्रू कोई न्यूज आई है, अगर ऐसी कोई चीज, कोई कोई हियरिंग हुई है, कोई न्यूज, कोई कोर्ट में हियरिंग हुई है, या एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है जो कंपनी लॉ में, उसके थ्रू कुछ आया है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट चल रहा था, अब किस कोई मान लो फॉर एग्जांपल ऑलरेडी उस पर कोई छानबीन चल रही थी, उस छानबीन में इंस्पेक्टर ने कोई नई चीज डिस्कवर की, आप इंस्पेक्टर के साले हो, जीजे हो, आप चले गए सेबी के बाद, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी ओरिजिनल, आपको पता है किसी और सोर्स से आ रही है, आप सेकेंडरी, आप किसी और सोर्स से ले रहे हो, एंड यू आर नॉट द प्राइमरी सोर्स, यू योरसेल्फ आर द सेकेंडरी सोर्स, तो कहता है वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी, राइट बच्चे। एक्सेप्ट वेयर, एक्सेप्ट वेयर, मैंने 2 बार गलती से एक्सेप्ट लिख दिया है, except where the information is the original source of the
इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेंट इज द ओरिजिनल सोर्स, मतलब इन्फॉर्मेंट हैज टू बी ओरिजिनल सोर्स। अगर कोई और सोर्स से आपको पता चला फिर आप हमें बता रहे हो और वो सोर्स मीडिया है, कोई और बंदा है और कोई कोर्ट की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कोई कोर्ट की हेयरिंग है, तो फिर आप ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट नहीं माने जाओगे और फिर आप ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट नहीं होते, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। राइट जी। नॉट इररेलेवेंट और फ्रिवलेस और विक्सेशियस, इसका मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पीछे ही कि इररेलेवेंट, फ्रिवलेस, विक्सेशियस, मैलिशियस नहीं होनी चाहिए, झूठा केस नहीं, झूठा जानबूझ के नहीं फंसा रहे हो उसको, फ्रिवलेस, सेबी का टाइम बर्बादी नहीं होना चाहिए, इररेलेवेंट, ऐसा मतलब इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब वाकई में इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सेबी को लगे कि नहीं यार ये तो वायलेशन नहीं है, जो उसने किया वो एज पर रेगुलेशंस ही किया है। राइट। तो आई होप कि हमें ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस समझ आ गई बेटा, एक इररेलेवेंट, विक्सेशियस एंड फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन और दूसरी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की। राइट। प्लीज आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज वायलेट ही ना हुए, विक्सेशियस नहीं होना चाहिए, जानबूझ के आप झूठा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, झूठा केस कर रहे हो, उस बंदे में झूठा इल्जाम नहीं होना चाहिए, फ्रिवलेस नहीं होना चाहिए, सेबी को ना लगे कि वक्त जाया हो रहा है, वक्त बर्बाद हो रहा है इससे।
आपके पास इंडिपेंडेंट नॉलेज आई है या किसी और ने आपको बताया है और आपने उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज किया है और आपको रियलाइज हो रहा है हाँ वो सही कह रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन इतनी जबरदस्त, इतनी वेटेज वाली, इतनी दमदार होनी चाहिए कि या तो उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है या चलती हुई इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट हो सकता है, या जो इन्वेस्टिगेशन पहले बंद हो गई है और सामने वाले बंदे को जिसपे एलिज्ड वायलेशन का मतलब एलिगेशन लगा था वो बंदे को क्लीन चिट मिल चुकी है, केस दोबारा रीओपन हो सकता है। इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपकी तो ही वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। आई होप हमें ये डेफिनेशन याद हो गई बच्चे। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने खुद डिराइव की है या आपने आपने किसी और ने आपको दिया, आपने उसे एनालाइज करके इस नतीजे पे पहुंचा कि हाँ वायलेशन हुआ है, और वो इतना टाइमली है, इतना कॉन्क्रीट है, इतना वेटेज वाला है कि उससे कोई एग्जामिनेशन शुरू हो सकता है, छानबीन शुरू की जा सकती है। जो छानबीन ऑलरेडी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी, या किसी बंदे को क्लीन चिट मिल गई थी अब उस केस को दोबारा रीओपन किया जा सकता है। लेकिन वो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी सरकारी रिपोर्ट से, किसी मीडिया रिपोर्ट से, किसी और चलती हुई इन्वेस्टिगेशन से, किसी कोर्ट में हेयरिंग से डिराइव नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बी द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लास्टली वो इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट, फ्रिवलेस या विक्सेशियस नहीं होनी चाहिए। राइट जी। तो यहां तक हम लोगों को समझ आ गया इन्फॉर्मेंट कौन होता है, ये समझ आ गया इररेलेवेंट, विक्सेशियस या फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन क्या होती है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या होती है। और जो भी इंफॉर्मेंट सेबी के पास जाएगा, जो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो जब सेबी के पास जाएगा तो सेबी को वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म भरेगा जो स्केड्यूल डी के हिसाब से होगा। हालांकि अभी तक स्केड्यूल का नाम आपने नहीं पढ़ा, आगे आएगा, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। एंड ये बताया कि अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेंट्स होंगे तो वो जो रिवॉर्ड की रकम है, जो अमाउंट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन लोगों में। एंड सेबी आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। सेबी जब आपको रिवॉर्ड देगा तो वो देखेगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो तो ग्रेटुइटियसली अपनी मर्जी से सेबी आपको मॉनेटरी अमाउंट देगा विच इज नोन एज रिवॉर्ड। राइट जी। चले आगे। अब देखिए बच्चे,
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आ सकता है ये, या इसका पार्ट भी 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है। हम बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए क्या कह रहा है, टॉपिक का नाम क्या है, नाम है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड। बोर्ड को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सबमिट की जा रही है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है आपने पढ़ लिया है। कौन सबमिट करेगा, इन्फॉर्मेंट, वो आपको पता है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। किसको दे रहा है, बोर्ड को। बोर्ड मतलब सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, इन्फॉर्मेंट खुद या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, इतनी बात समझ आई जो मैंने पोर्शन शेड किया। इन्फॉर्मेंट इन पर्सन या थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव, कि वो कह रहा है मैं नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेंट कह रहा है कि आप मेरे बिहाफ पे जाओ और सेबी को बताओ। राइट, क्या बताओ, क्या करेगा, इन्फॉर्मेंट खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलेगा क्या करने के लिए, वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म भरने के लिए। जाओ और ये वाला फॉर्म फिल करो। राइट, फॉर्म फिल करो। इस फॉर्म में क्या दोगे आप, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दोगे। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होगी, एज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल डी, यही बात मैंने आपको बताई थी। राइट, तो क्या हमें इतनी बात समझ आ गई, इन्फॉर्मेंट खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलेगा, उसके थ्रू क्या करेगा, वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन भरेगा इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशंस, मींस एज पर शेड्यूल डी। ठीक है जी, शेड्यूल डी में जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्मेट के हिसाब से आप भरोगे। अगर आप उसके हिसाब से नहीं भरते हो तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, अगर आप उसके हिसाब से नहीं भरते हो, विद दीज रेगुलेशन के हिसाब से आप नहीं भरते हो, इस चीज को देखिए, अगर इन रेगुलेशंस के हिसाब से आपने नहीं भरी, प्लेन पेपर वगैरह पे दी इंफॉर्मेशन, तो भाई वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी और फिर आप उस इनाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ जी, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसी फॉर्मेट में दी गई है जो सेबी ने शेड्यूल डी के अंदर दिया हुआ है। सर इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब ये इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास, हम बार बार कह रहे हैं सेबी के पास जाएगी। हम यहां भी कह रहे हैं हेडिंग क्या है, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू बोर्ड। लेकिन क्या वो पर्सन जो ये फॉर्म अपलोड करेगा, इस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन देगा, ये सीधा सेबी के पास जाएगा? नहीं, ये जाएगा ओआईपी के पास। ओआईपी एक नया डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन। ये बात समझ आई? तो आप ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन के पास इंफॉर्मेशन दोगे। ये वाला जो फॉर्म है VIDF, वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म एज पर शेड्यूल डी, इंफॉर्मेंट खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू किसको भेजेगा, ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन को। फिर ये ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन सेबी को देगा और फिर सेबी ये जो केस है ये कंसर्न्ड डिवीजन को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन याद रखिएगा, सेबी जो है वो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट या रिपोर्ट नहीं देगा कि हाँ जी आप कहीं आपने फॉर्म भेजा, आप देख रहे हो यार वो सेबी का जवाब आया क्या, यार सेबी की कोई रिपोर्ट आई, सेबी ने तो हमें बताया नहीं इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं। सेबी की कोई ड्यूटी नहीं है आपको इन्फॉर्म करना। अगर आप इनाम के लिए एलिजिबल हुए तो आपको थोड़े दिनों बाद अपने आप मेल आ जाएगी, आपको अपने आप ये जो ओआईपी है ये खुद आपको बोलेगा। आईसीसी करके अभी हम पढ़ेंगे, इंसेंटिव कमिटी है एक, जो आपको खुद अप्रोच करेगी। आप सेबी की तरफ से किसी भी कंफर्मेशन की उम्मीद नहीं करेंगे, सेबी आपको कोई एक्नॉलेजमेंट या रिपोर्ट नहीं देगा। इतनी बात हमें समझ आई? क्या हमें ये पांचों बातें समझ आई कि इन्फॉर्मेंट, देखिए इन्फॉर्मेंट इन पर्सन या थ्रू रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है उस फॉर्म के अंदर भर रहा है एज पर शेड्यूल डी। किसको दे रहा है, सेबी को नहीं, ओआईपी को, ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन। नाम से पता चल रहा है ये ऐसा ऑफिस है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, इन्फॉर्मेंट की प्रोटेक्शन के लिए। ये सेबी को देगा। सेबी आपको कोई एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं देगा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, सेबी आपको कोई रिपोर्ट नहीं देगा। सेबी अपना काम करेगा और कंसर्न डिवीजन को ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा, जो देखेगा इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, अब देखिए कहता सर ये जो ओआईपी है, ये जो ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन है, सर इसका क्या काम है? अब ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन। तो एक बार इसके फंक्शंस देख लेते हैं प्लीज। पहली चीज बड़ा सिंपल है, याद हो जाएगा साथ साथ, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। देखिए, ही विल रिसीव एंड रजिस्टर वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, ये तो हमें पता ही है भाई। हमने ये VIDF जो है किसको हमने फाइल किया है, ओआईपी को।
ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन को, तो इसने हमारी फॉर्म को रिसीव किया और रजिस्टर किया ऑब्वियसली। इसके बाद उसने हमसे कम्युनिकेट किया, हमसे कम्युनिकेट करेगा ना, जी आप कौन हो, कैसे हो, कहां से आपको ये पता चला। हालांकि वो ये प्रॉमिस करेगा, इंश्योर करेगा कि इन्फॉर्मेशन आपकी सारी जो है कॉन्फिडेंशियल रहेगी, लेकिन आपने एक फॉर्म अपलोड किया है तो वो जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट आपसे बातचीत करेगा, राइट। क्लियर है जी। मेंटेनिंग अ हॉटलाइन, अब ये हॉटलाइन क्या है, आपने कई बार सुना होगा मिनिस्टर्स की हॉटलाइन होती है। हॉटलाइन का मतलब होता है आप कभी भी डायरेक्टली किसी से बात करना चाहे तो सीधा आप उनसे हॉटलाइन पे बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हॉटलाइन पे जब आप बात करते हैं तो वो ट्रेस नहीं हो पाती है। जैसे होता ना कि फोन टैपिंग वगैरह, तो हॉटलाइन में फोन टैपिंग नहीं होता। अगर आपने कभी सुनाओ बाबा राम रहीम कुछ साल पहले उनके वहां डेरे में छापे पड़े थे तो उनकी एक गुफा निकली थी जिसके अंदर एक हॉटलाइन फोन भी मिला था, हॉटलाइन नंबर था। ऐसे ही जो आसाराम बापू है, जितने भी गुरु वगैरह होते हैं, इन सबके पास हॉटलाइन नंबर होते हैं। बेसिकली हॉटलाइन नंबर वीआईपीस के लिए होते हैं। जो हॉटलाइन की फैसिलिटी है वो वीआईपीस के लिए होती है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करने के लिए मिलती है। जैसे आप और मैं कॉल करते हैं तो हमारा नंबर डिस्प्ले होता है, आपने देखा होगा कई कई लोगों का नंबर डिस्प्ले नहीं होता, प्राइवेट नंबर लिखा होता है। क्या वो फैसिलिटी आम आदमी के लिए? नहीं सर, वो कुछ बड़े लोगों के लिए होती है, वो लोग जो एलिजिबल होते हैं। इन द सेम मैनर हॉटलाइन भी सबके लिए नहीं होती है, राइट। तो एक हॉटलाइन मेंटेन करेंगे जिससे ये खुफिया बात है, कोई टैप ना कर ले, इस वजह से ये हॉटलाइन के थ्रू बातचीत करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, राइट, बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ाई था ऊपर कि सेबी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। ये इंटरफेस है बिटवीन इन्फॉर्मेंट एंड सेबी, ये वाला पॉइंट समझने वाला है कि ये इंफॉर्मेंट सीधा सेबी के पास नहीं जा रहा इन्फॉर्मेशन लेके, ये जा रहा है ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन के पास और फिर वो आगे सेबी को दे रहा है। तो देखिए, कैन बी से कि ये सेबी और इसके बीच में लिंक है। देखिए ना, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी इनको, वो इन्फॉर्मेशन आगे सेबी ने इन्होंने ओआईपी ने सेबी को फॉरवर्ड करी। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? दो लोगों की तरफ, भाई मैं बीच में हूं, मैं इसकी भी बात सुन रहा हूं, मैं इसकी भी बात सुन रहा हूं, राइट। तो मैं यहां से बात वहां पास ऑन कर रहा हूं, वहां से यहां कर रहा हूं, कोई भी मुझे सरपास नहीं कर सकता। तो ना ही इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली सेबी के पास जाएगा, ना सेबी डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट को कुछ बताएगा। जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी उन दोनों में मेरे थ्रू होगी, दैट इज इंटरफेस, राइट। इंटरैक्ट करेगा विद इंफॉर्मेशन इंसेंटिव कमिटी, मैंने आपको बताया था ये एक कमिटी है जो देखेगी कि हाँ जी फाइनली आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो रिवॉर्ड के लिए तो कितना रिवॉर्ड बनता है, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी देखेगी। देखो होगा क्या एक्चुअली में, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन सेबी को बताएगी कि हाँ जी वाकई में ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और उस बंदे से हमने इतने पैसे रिकवर किए हैं। जितने पैसे उस बंदे से रिकवर हुए हैं उसके बेसिस पे आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। फिर सेबी इस ओआईपी को बताएगा कि हाँ जी वो वाकई में हुआ यार, रिकवरी हुई है पैसों की, अब आप उसको इनाम दिलवाओ। तो ये ओआईपी जो है ये फिर आईसीसी को बताएगा, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव आईआईसी को, इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमेटी को, आईआईसी इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमेटी को बताएगा और फिर ये कमेटी आपको रिवॉर्ड देगी। फिर बाद में कहता है फाइनली एक प्रेस रिलीज इशू होगी, उस प्रेस रिलीज में ये बताया जाएगा कि रिवॉर्ड मिल रहा है लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। बस ये बताया जाएगा कि इतना इनाम दिया गया है, किसको ये नहीं बताया जाएगा। और फाइनली कहते हैं जो ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन है ये सेबी को अपनी फंक्शनिंग पे एनुअल रिपोर्ट तो देगा ही देगा ना, कि हमने पूरे साल में क्या काम किया है। वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप जिसका डिवीजन हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग रिपोर्ट तो दोगे ही दोगे, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। हालांकि मैंने अभी ये रिप्रेजेंटेटिव की कुछ ऑब्लिगेशंस है वो नहीं पढ़ाई। देखो थ्रू ये पूरे डायग्राम को अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेटिव की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है वो भी हमने नहीं पढ़ी, इसको अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पहले इतने डायग्राम को बनाएंगे। आई होप आपको इतना याद हो गया, एक बार बनाने से पहले रिवाइज कर ले। सबसे पहली चीज, इन्फॉर्मेंट खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या करेगा, ओआईपी ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन को क्या देगा, वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देगा, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है एज पर शेड्यूल डी देगा। फिर वो क्या करेगा, ओआईपी सेबी को इन्फॉर्मेशन देगा, सेबी आपको कोई जवाब नहीं देगा, सेबी अपना काम अपने डिवीजन को डेलीगेट कर देगा। इसके काम क्या है भाई, ये वीआईडीएफ को रिसीव करेगा, रजिस्टर करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, हॉटलाइन मेंटेन करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। इंटरफेस है आपके और सेबी के बीच में, आप दोनों इसको सरपास नहीं कर सकते। आईआईसी इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमेटी को आपका नाम बताएगा। फिर आपका फाइनली जब आपको इनाम मिलेगा तो वो बात प्रेस रिलीज में आएगी पर आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा उसमें। और लास्टली कहता है कि सेबी को रिपोर्ट देगा कि हाँ जी हमने पूरा साल कैसा काम किया है, राइट बच्चे। आई होप हम लोगों को इतना डायग्राम अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो प्लीज हम इसको इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं।
बेटा रिप्रेजेंटेटिव की ऑब्लिगेशंस को भी नोट मत करना प्लीज, जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा। पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद नोट करेंगे, रिमेनिंग चीजें आपने नोट डाउन करनी है। आई होप बच्चे हम लोगों के फंक्शंस ऑफ ओआई पी याद हो गए, ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन। एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वो वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म्स को रिसीव करेंगे, उसे रजिस्टर करेंगे, फिर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, हॉटलाइन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे याद रखो आप, इसको ऐसे इस तरीके से याद रखो ना कि सबसे पहली चीज वो फॉर्म को रिसीव करके रजिस्टर करेंगे, फिर उन्हें आपके साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, वो कम्युनिकेट हॉटलाइन से करेंगे। और जब हॉटलाइन से कम्युनिकेट करेंगे तो उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे,
और वो किसी को पास ऑन नहीं करेंगे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर वो आपकी बात सेबी तक पहुंचाएंगे। सेबी अपना काम जब कर लेगा और सेबी को लगेगा कि हाँ यार वाकई में आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो, फिर ये आपकी बात इंसेंटिव कमिटी तक पहुंचाएंगे। फिर इंसेंटिव कमिटी जब आपको इंसेंटिव देगी, फाइनली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी प्रेस रिलीज होगी और फिर ये सेबी को एनुअल फंक्शनिंग की रिपोर्ट तो देंगे ही देंगे। याद हो गया? सबसे पहली चीज, आपने इन्हें इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने रिसीव करी, रजिस्टर कर ली। दूसरी चीज, ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? हॉटलाइन के थ्रू करेंगे। इनको आपके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, ये उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। कॉन्फिडेंशियल रखने के बाद फिर ये सेबी को आपके बारे में बताएंगे, पब्लिक को नहीं बताएंगे, सेबी को तो बताएंगे ऐसा ऐसा हुआ। सेबी अपनी डिवीजन को छानबीन के लिए भेजेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ और अमाउंट रिकवर हुआ तो फिर सेबी इंश्योर करेगा कि हाँ जी, इनको बताएगा कि हाँ जी इतना परसेंट हमें, इतना पैसा हमें मिला, इस बंदे को इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर वो कमेटी के बाद बात जाएगी, कमेटी अप्रूव करेगी आपका रिवॉर्ड। फिर प्रेस रिलीज आएगी, प्रेस रिलीज में ये बताया जाएगा इनाम दिया गया, किसको दिया गया, उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर लिया जाएगा। और फाइनली ये एनुअल रिपोर्टिंग देंगे सेबी को अपनी फंक्शनिंग की। तो आई होप हमें इतना याद हो गया, राइट जी। चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर बात कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव की। देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है सर ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या बोल रहा है। कहता है सर पहली चीज, ये रिप्रेजेंटेटिव वेरीफाई करेगा डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेंट टू सेबी। भाई जब आप VIDF भरोगे तो वहां पर वो पूछेगा कि क्या आप इन्फॉर्मेंट है या आप इन्फॉर्मेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर आप इन्फॉर्मेंट है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन भरिए, और अगर आप उसके रिप्रेजेंटेटिव है तो आप अपनी भी भरेंगे, साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी भरेंगे, राइट। यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट जिसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आप आ रहे हैं, राइट। कीप द डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेंट कॉन्फिडेंशियल, राइट। आप भी इन्फॉर्मेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, मींस आप OIP के साथ तो शेयर करेंगे लेकिन और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, राइट। क्लियर है? क्योंकि देखो OIP अगर इस बात को लीक आउट कर दिया कि इस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी, अगर उसकी जान को खतरा है तो भाई आपके बोलने से भी तो है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर चैनल है, जिसको इसको बोलता है नीड टू नो बेसिस, जिसको पता चलना चाहिए सिर्फ उसको उसका नाम बताइए। अगर आपको लगता है कि VIDF भरते हुए नाम मांग रहे हैं, ठीक है, वो नाम आप बता दीजिए, लेकिन ऐसे ढिंडोरा मत पीछिए। ऑब्वियस सी बात है यार, अंदर अंदर की बात है, फंस जाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप इंफॉर्मेशन बताएंगे सेबी को, सेबी मतलब ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन को, और बाकी सबसे इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन छुपा के रखेंगे, राइट। यू हैव टू कीप द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एज वेल, यस। जो इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी खुफिया है, जिसने दी है वो भी बड़ी खुफिया है, दोनों चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अब यहां देखिए, आप एक सर्टिफिकेशन भी देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, अगर मैं होता तो एग्जाम में देता। टफ क्वेश्चन है, सबके बस का नहीं है ये अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक जनरल बच्चा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ा है सिर्फ वही कर सकता है कि सर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफाई करेगा 3 चीजों को। किन 3 चीजों को? देखिए, दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर नॉलेज, कि जी मुझे जितना सच इंफॉर्मेंट ने बताया है वो पूरा का पूरा सच मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज, ही हैज ऑब्टेन्ड इररेवोकेबल कंसेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट ने मुझे अपनी इररेवोकेबल कंसेंट दी है VIDF भरने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कंसेंट दी बाद में वो विड्रॉ कर लेगा, ये लिखा जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि VIDF में वो एक सर्टिफिकेशन देगा, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये एक पेपर पे सर्टिफाई करेगा अपने साइन करके, स्कैन करके अटैच करके VIDF के साथ देगा कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। दूसरी बात, उसने मुझे कंसेंट दिया और वो कंसेंट रिवोक नहीं करेगा, उसने मुझे, उसी ने कहा मुझे VIDF देने के लिए। एंड तीसरी चीज, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सेबी को रिक्वेस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये बात मानेगा, उसमें लिखेगा सर्टिफिकेट में कि जब सेबी मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ जी बताओ कौन है वो बंदा, किसने इंफॉर्मेशन दी, और सेबी उसके बारे में कुछ भी मुझसे जानना चाहेगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं सेबी को सब कुछ बता दूंगा। मतलब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। आपने वो फॉर्म सबमिट किया, ठीक है जी, 7 कैलेंडर डेज में आपने फॉर्म सबमिट किया। 7 कैलेंडर डेज कहां से? जब उसने आपको ऑथराइज किया, उसने आपको ऑथराइज किया, 7 दिनों में आपने फॉर्म भरा, सेबी ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी उसके बारे में और आपने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर सेबी मुझसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगती है तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। पहली चीज देखो क्या क्या है, याद करते हैं। फर्स्ट चीज क्या है, मैं
इन्फॉर्मेंट की डिटेल्स जो है वो सेबी को वेरीफाई कराऊंगा, सेबी को वेरीफाई कराऊंगा, लेकिन खुद इन्फॉर्मेंट की डिटेल और इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, किसी और से शेयर नहीं करूंगा। मैं एक सर्टिफिकेशन दूंगा जिसमें मैं बोलूंगा सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है सर, उसने मुझे कंसेंट दिया और बोला कि बोलूं और आपके सामने आऊं और आपको आके फॉर्म भरूं, और वो मेरी कंसेंट वापस भी नहीं लेगा, इररिवोकेबल कंसेंट है। और आप जब भी कोई और इन्फॉर्मेशन मांगोगे मैं दूंगा उस चीज, ये सर्टिफिकेशन भी मैं दूंगा कि मैं फ्यूचर में आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन दे दी सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, एन इन्फॉर्मेंट शेल वाइल सबमिटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए, एन इन्फॉर्मेंट शेल while submitting VIDF voluntary information disclosure form expunge such information, expunge such information। अभी इसका क्या मतलब है सुनिए, एक्सपंज मतलब हटा लेगा, छुपा लेगा, हाइड कर लेगा। अगर उसको लगता है जब वो VIDF भर रहा है, अगर उसको लगता है कि यार मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी जिससे सामने आ जाए, मैं नाम नहीं बता रहा लेकिन सबको पता चल जाएगा कि यही बंदा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने VIDF में लिख दिया मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं फॉर्म भर रहा हूं, उसके अंदर लिखा है इन्फॉर्मेंट कौन है, मैंने लिख दिया कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, नाम नहीं लिखा लेकिन पता तो चल ही जाएगा कि CS कौन है कंपनी का। तो कहता है ऐसी कोई लिंक आप उसमें नहीं छोड़ोगे जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाए। VIDF में आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे। वो जब अपने आप आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा OIP, जब वो इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा उसके बाद हॉटलाइन पे बात होगी, तब करो जो करना है। अभी कहता है ये बेयर फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर आप बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट नहीं करोगे, आप सामने वाले इंफॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंशियल रखोगे, कल को जब वो मांगेंगे तो आप दोगे। आपने कई बार देखा होगा पुराने जमाने में मूवीज में होता था, फोन करते थे, पुलिस को बताते थे हाँ जी ऐसा इस समुद्र पे ये सोना आने वाला है, आप कौन, तुम्हारा शुभ चिंतक, खत्म। होता था ऐसे कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा, जब पहले हो जाएगा रिकवर फिर वो फोन करता था, हाँ जी सोना मिल गया, हाँ जी चलो जी मुझे मेरा इनाम पहुंचा दो, मैं ये हूं। तो कहने का मतलब इन द सेम मैनर पहले वो क्या करेगा, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, अपने पूरे पत्ते नहीं खोलेगा, बाद में जब OIP हॉटलाइन पे बात करेगी तब वो सारी बातें सामने आएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इन्फॉर्मेंट शेल वाइल सबमिटिंग फॉर्म एक्सपंज, हटा लेगा, रिमूव कर लेगा, छुपा लेगा, सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, विच कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू रिवील हिज और हर आइडेंटिटी, उसको लगता है कि इससे मेरी या इंफॉर्मेंट की आइडेंटिटी बाहर आ सकती है, वो ऐसी बात। जी आप कौन, कंपनी के असिस्टेंट CS, आपका मेन इंफॉर्मेंट कौन, कंपनी का CS। और भाई ये अगर आपने फॉर्म में भर दिया फिर तो सबको पता ही चल जाएगा। अब वहां लिख दो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अब एम्प्लॉय में तो कोई भी हो सकता है, ऑफिसर लिखोगे तो भी फंस जाएंगे, ऊपर के 4-5 लोग होंगे, एम्प्लॉय लिखो कंपनी में 5,000 एम्प्लॉय था, कहां से ढूंढोगे। तो इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आप डालिए, इतना ज्यादा वो मत कर दीजिए कि डायरेक्ट सबको पता चल जाए कि हाँ जी इसी बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। तो ये समझदारी आपको दिखानी है फॉर्म भरते हुए, ठीक है जी। इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आई होप बेसिक पॉइंट था समझ आ गए।
रिप्रेजेंटेटिव सेबी को इंटीमेट करेगा, सेबी उसको रिक्वेस्ट करेगा, सेबी मतलब ओआईपी, और फिर आप जब सेबी रिक्वेस्ट करेगा, जब कम्युनिकेट करेगा तो आप उसको फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म भरने के बाद पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सेबी के रिक्वेस्ट के 7 डेज में फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, जिस दिन आपको इन्फॉर्मेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाता है उसी दिन आप सेबी को बोलते हो, सेबी सेम डे ही आपको रिक्वेस्ट कर देता है और 7 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर आप दे देते हो। रियलिटी ऐसी चल रही है। अभी तक इन रेगुलेशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेबी के पास तकरीबन 22 इंफॉर्मेशंस आई हैं। सेबी के पास VIDF 22 आए हैं आज तक इन स्कीम्स के अंदर। देखिए बेटा, अगर इस पूरे डायग्राम को हम एक बार फिर से रिवाइज करें तो सबसे पहली चीज, क्योंकि ये कंटेंट सामने होना चाहिए इसलिए मैं स्क्रीन को सामने रख रहा हूं, अपने फेस को नहीं। सबसे पहली चीज, इन्फॉर्मेंट जो खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म देगा, किसको? ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन को। उस फॉर्म में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी जो शेड्यूल डी के हिसाब से होगी। ओआईपी जो ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन है वो आपके VIDF वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म को रिसीव करेगा, रजिस्टर करेगा, कम्युनिकेट करेगा आपसे, हॉटलाइन के थ्रू करेगा और आपकी बातों को वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सभी तक आपकी बात पहुंचाएगा। कल को अगर आप एलिजिबल हो तो आपको इनाम के लिए इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमेटी IIC को रेफर करेगा, आपको इनाम मिलेगा, प्रेस रिलीज में छप पाएगा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा। सेबी को एनुअल रिपोर्टिंग एनुअल फंक्शनिंग रिपोर्ट फाइल करेगा कि हमने एक साल में कैसा काम किया है। इसके अलावा वो सेबी को बात बताता है, इंटरफेस होता है, मैंने आपको कहा सेबी अपने डिवीजन को देगा। सेबी डायरेक्टली आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, आपको कोई एक्नॉलेजमेंट या रिपोर्ट नहीं देगा। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो सब ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन के थ्रू ही होगी। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव वेरीफाई करेगा सेबी को आप अपनी डिटेल्स आप लेकिन इन्फॉर्मेंट की डिटेल्स ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सब कॉन्फिडेंशियल रखेगा। 3 चीजें सर्टिफाई करेगा कि जब मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेंट ने मुझे अपनी कंसेंट दिया ये फॉर्म फाइल करने के लिए, इरेवोकेबल कंसेंट है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगोगे मैं 7 डेज में आपको दे दूंगा, वो ऐसी चीज लिख के देगा। लेकिन VIDF भरते हुए वो इतना ध्यान रखेगा कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें ना छोड़ दे कि कल को VIDF जो है वो किसी और के हाथ लगे तो उसे पता चल जाए, कंपनी को ही मान लो VIDF कल को सेबी दिखाता है तो ये ना पता चल जाए कि हाँ जी किसका नाम था। तो कहने का मतलब, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कंपनी के CS अपनी डेजिग्नेशन लिखने की जगह कंपनी का एम्प्लॉय लिख दो, राइट। इस तरीके की आप हिंट भी दे रहे हो और पूरा हिंट भी नहीं दे रहे हो। इस तरीके से आपको करना है कि सेबी को पता चल जाए आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, लेकिन किस लेवल के एम्प्लॉय हो यह भी नहीं बताना है जब तक आगे फर्दर कम्युनिकेशन ना हो। राइट जी, क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे, ये देखिए क्या कहता है, इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड। बहुत बहुत बेसिक सी चीज है ये, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हमें इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड में ये वाली बात तो सबसे पहले समझ आ गई कि इन केस ऑफ जॉइंट इन्फॉर्मेंट जो रिवॉर्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो है
उन दोनों में होगा, 3 है 4 है जो भी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी इनाम बनता है। कितना बनता है वो अभी हम देखेंगे, राइट। और वो इनाम कहां से दिया जाएगा? आईपीईएफ से। आईपीईएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। अब ये पढ़ते ही कुछ बच्चे कहते हैं हाँ सर हमें पता है, ये फंड हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था, वो आईईपीएफ था। जो कंपनी लॉ में सेक्शन 125 में होता है वो आईईपीएफ होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये सेबी का होता है आईपीईएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। 3 फंड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, आईईपीएफ, आईपीईएफ एंड आईपीएफ। आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, आईपीईएफ, ये वाला ये होता है हमारा सेबी का। और आईपीएफ होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, वो स्टॉक एक्सचेंज का होता है। तो मतलब सेबी अपने खाते में से, अपने फंड में से रिवॉर्ड देगी, सिंपल सी बात है। एक बंदा है उसको देगी, एक से ज्यादा है तो वो शेयर कर लेंगे। अब देखिए यहां पर कह रहा है पूरी बात कि सर वो इन्फॉर्मेंट को रिवॉर्ड कितना मिलेगा। देखिए कहता है पहली बात, जो इन्फॉर्मेंट है उसको सेबी बताएगा कि हाँ जी आप अवार्ड, आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो। मैंने कहा था ना अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है तो ही, ओरिजिनल है तो ही रिवॉर्ड मिलेगा, वरना नहीं। तो पहली बात तो सेबी इंटीमेट करेगा, सेबी मतलब वही ओआईपी इंटीमेट करेगा। ओआईपी भी नहीं करेगा एक्चुअली में, जो आईआईसी इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड, जो इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी है आईआईसी, वो आपको बताएगी सेबी के बिहाफ पे, वो बताएगी कि हाँ जी आप अपना रिवॉर्ड क्लेम कीजिए। क्लेम करने का भी एक फॉर्म है स्केड्यूल सी ई के अंदर, स्केड्यूल डी एंड ई, ये 2 फॉर्म आपने याद रखने हैं। जो स्केड्यूल डी था वो इन्फॉर्मेशन भरने का था, स्केड्यूल ई जो है, अगर आपको सेबी बोलता है कि आप स्केड्यूल ई भरो, इसका मतलब मुबारक हो, लक्ष्मी आने वाली है, आप एलिजिबल हो, पैसा आने वाला है। तो इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड क्लेम फॉर्म जो है वो स्केड्यूल ई में भरा जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है, सुनिए। ऐसा भी हो सकता है कि क्या आपको, एक तो होता है पूरी छानबीन हो गई उस बंदे के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट आपने एलिगेशन लगाई थी, उससे पैसे रिकवर हो गए, उसके बाद आपको इनाम मिल रहा है, वो तो है ही है। कहता है आपको इंटरिम रिवॉर्ड भी मिल सकता है। देखिए इंटरिम रिवॉर्ड या इंटरिम अवार्ड मिल सकता है, और वो 10 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, ये चीज याद रखेगा। या तो फाइनल रिवॉर्ड हो सकता है, जो ऑब्वियस सी बात है बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन कहता है अगर बीच में आपको इनाम दिया जा रहा है तो वो बीच में इनाम 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो फॉर एग्जांपल सेबी को लगा कि यार ये जिस बंदे ने फ्रॉड किया है या जिस बंदे ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है 100 करोड़ की किया है, और सेबी आपकी इन्फॉर्मेशन पे 20 करोड़ रिकवर भी हो गया, अभी और होना है, सेबी ने कहा चल यार इसको 10 लाख तो दो कम से कम, इन बिटवीन आपको मनी चाहिए तो कम तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए सेबी आपको दे सकता है। ये बात क्लियर है, इन बिटवीन 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, और वो भी देने से पहले आपकी आइडेंटिटी तो पूरी मांगी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है यार, आपकी आइडेंटिटी मांगी जाएगी। हो सकता है आपका नया बैंक अकाउंट खुलवाया जाए, उस बैंक अकाउंट में हो सकता है कंपनी के बाद डिटेल्स हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको सेबी ने बोला जी मुबारक हो, आप एलिजिबल हो, आपने स्केड्यूल ई वाला फॉर्म भरा। जब स्केड्यूल ई वाला आपने फॉर्म भरा, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वगैरह, वही जो है ना ये आइडेंटिटी डिस्क्लोजर, ये तो फॉर्म ई में ही हो जाएगा ना, यहीं पर पूरा का पूरा डिस्क्लोजर हो जाएगा, राइट। अच्छा यहां पर ये भी समझ आ गया कि अगर ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन आपको अमाउंट मिल रहा है तो 10 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। सर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब क्या होगा सुनिए। कहता है आपको रिवॉर्ड मिलेगा 10% ऑफ द मॉनिटरी सैंक्शन। 10% ऑफ द मॉनिटरी सैंक्शन का मतलब है, मॉनिटरी सैंक्शन का मतलब है जितना पैसा रिकवर हुआ है, जितना पैसा उस बंदे से रिकवर हुआ है जिसने गलत काम किया था, जितना पैसा उस बंदे से रिकवर हुआ है जिसने गलत काम किया था, वो पैसा जो आया है उसका 10% आपको मिलेगा टू द मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। मतलब आपका जो इनाम है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, सामने वाले ने 5 करोड़ रुपए की इनसाइडर ट्रेडिंग की थी या 5 करोड़ का मुनाफा कमाया था इनसाइडर ट्रेडिंग से, आपने बताया, सेबी ने वो 5 करोड़ से रिकवर कर लिया, 5 करोड़ का 10% कितना हो गया, 50 लाख, वो आपको मिलेगा। लेकिन सामने वाले ने 100 करोड़ रुपए का घपला किया था और 100 करोड़ रुपया रिकवर हो गया, अब आप बोल रहे हो 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ तो दो, नहीं। तो इसका मतलब आपको कितना अमाउंट मिलेगा, जितना रिकवरी हुआ, मॉनिटरी सैंक्शन में जितना उस बंदे से रिकवर हुआ है, उस बंदे से जितना रिकवर हुआ उसका मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, 10%, मतलब उसका 10% एग्जैक्ट अमाउंट है वो मिलेगा टू द मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपीज। क्लियर है ये बात। तो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आई। सामने वाले से 5 करोड़ रिकवर किए सेबी ने, उसका 10% 50 लाख, सामने वाले से 20 करोड़ कवर किया, उसका 10% 2 करोड़ ना, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1 करोड़, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, राइट जी। क्लियर है। तो आई होप ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो हमें समझ आ गई है, तो प्लीज आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
जिनको लिखना है बेटा वो लोग लिख सकते हैं। थ्री फंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 फंड्स लिख के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले का नाम IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ब्रैकेट में लिख लो CG, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है कंपनी लॉ में। IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। दूसरा IPEF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, उल्टा है। IPEF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, सेबी मेंटेन करता है। तीसरा IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस मेंटेन करती है। IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो बच्चे यहां तक हम लोगों को बात क्लियर हो गई इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड की। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड अमाउंट पे। देखिए ये क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड अमाउंट। अब बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बेसिक एलिमेंट्स रह गए हैं, ऐसा कोई टफ चीज नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड अमाउंट। इसमें कह रहा है रिवॉर्ड का अमाउंट कितना बनता है ये कौन देखेगा, सेबी देखेगा। हु विल डिटर्मिन आपको कितना अवार्ड मिलना चाहिए, ये सेबी देखेगा। सेबी विल फाइनलाइज, सेबी मींस इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी, राइट। सेबी में स्पेसिफाई सर्टेन फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी, राइट। जो इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव कमिटी है उसको सेबी जब बोलेगा कि हाँ जी आप अमाउंट फाइनलाइज कीजिए, तो सेबी उसमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने को बोल सकता है। फॉर एग्जांपल, इस बंदे की एज है 25 साल या इस बंदे की एज है 58, ये बंदा जो है 25 साल वाले बंदे ने रिस्क लिया है, इसकी नौकरी भी जा सकती है, राइट। 58 वाला तो वैसे ही 2 साल के बाद रिटायर होने वाला है, इसने सोचा चल जाते जाते जैकपॉट मार ले। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपने कितने रिस्क फैक्टर पे खेला है। आप अगर आप कंपनी आपको निकाल देती तो आपको कितनी सैलरी का लॉस होता। ये सारी की सारी चीजें कुछ फैक्टर्स है जो सेबी या यू कैन से इन्फॉर्मेंट कमिटी जो है, जो इंसेंटिव कमिटी है, वो कंसीडर करेगी आपका अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड फाइनलाइज करने से पहले। एंड एक चीज और कहता है, आपको पता है हर कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर होता है, बिल्कुल होता है। आपने क्या किया, इन्फॉर्मेंट ने क्या किया, OIP को इन्फॉर्म कर दिया, आपने ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे VIDF आपने फाइल कर दिया, और आपने अपनी ही कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर को नहीं बताया। आपने अपनी कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर को नहीं बताया, आपको लगा ऐसा ना हो कि ये भी इनाम में से हिस्सा ले लेगा, नहीं तो आपने नहीं बताया, आपने सीधा जाके सेबी को बता दिया। कहता कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो, इट विल नॉट मेक हिम इनएलिजिबल फ्रॉम रिसीविंग अवार्ड। आपको अवार्ड मिलेगा, आपको जो रिवॉर्ड का अमाउंट है वो मिलेगा, आपके फेवर में सेबी आपको चेक दे देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि कंप्लायंस ऑफिसर को बताना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर को बताऊंगा वो कट ले लेगा, ऐसी टेंशन ही मतलब। सीधा जाके सेबी के दरवाजे पे जाओ, आपको पक्का इनाम मिलेगा अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है और उससे रिकवरी हुई है। ये बहुत जरूरी है, रिकवरी नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चल रहा और रिकवरी नहीं हुई तो आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। सेबी तभी देगा जब रिकवरी हो रही है। यार सेबी को क्या फर्क पड़ता है, अगर सेबी के पास ह्यूज अमाउंट आ रहा है IPEF के अंदर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में, उसमें से उसने दे भी दिया 10%, तो क्या दिक्कत है। एंड दैट टू 10% टू द मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, मतलब इन्फॉर्मेंट को किसी भी हालत में 1 करोड़ से ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं, राइट। अब देखिए कहता है कब कब आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगाने हैं लगा लो, आपको खुद को पता चल जाता होगा कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है। आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ जी मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, अब अपने पास पैसे आएंगे। आपको पता है यार 20 करोड़ रुपए की इनसाइडर ट्रेडिंग से मुनाफा हुआ है, उसका 10% है 2 करोड़, चलो 2 नहीं तो 1 तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। आप तो सपने देख रहे हो, लेकिन आपके सपनों पे सेबी ने पानी फेर दिया। कब, सुनिए। पहली चीज, इन्फॉर्मेंट डज नॉट सबमिट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है भाई साहब, वो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, तो ये मीडिया से आई है, कोई ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ओरिजिनल नहीं है। इन्फॉर्मेंट इज अ मेंबर ऑफ, अब इन्फॉर्मेंट खुद सेबी का मेंबर है, राइट, या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंपनी लॉ में होता है उसका मेंबर है, या कुछ आपको पता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को हम पहले भी दूसरे टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं डिटेल में, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल कि जितने भी फॉर एग्जांपल मान लो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी डीपीज है, उनकी एक SRO है, और जो SRO है वो सारे DPs के मेंबर है।
अब किसी भी डीपी ने कुछ गलत काम किया तो एसआरओ की ड्यूटी होती है, जो एसआरओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ड्यूटी होती है वो सेबी को बताए कि हमारे ये 200 डीपी हमारे मेंबर है, इसमें से इस डीपी ने गलत काम किया है। तो आप जो कुछ कर रहे हो आप तो अपनी ऑब्लिगेशन के थ्रू कर रहे हो, तो एसआरओ के मेंबर्स को कोई इनाम थोड़ी मिलेगा भाई, ये तो आपकी ड्यूटी है, इसीलिए तो बनाई है एसआरओ। तो कहने का मतलब सेबी के ऑफिसर हो, आप इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर हो, आप सर्वेलेंस विंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सर्वेलेंस करती है, आप स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉय हो, आपने बताया सेबी को, किसी और एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो आप। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इन्फॉर्मेंट खुद किसी ऑब्लिगेटरी इन्फॉर्मेंट जो है वो किसी सरकारी टीम का पार्ट है, किसी इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट है, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसकी ड्यूटी है सेबी को जाके बताना, तो आपने कोई एहसान थोड़ी किया, आपने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी है, तो आपको काय का इनाम, तो उस केस में आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। इस केस में उसको करना क्या चाहिए कि अगर सेबी के ऑफिसर को पता चला, या मान लो एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चला, वो क्या करे, अपने किसी रिश्तेदार को भेज दे कि भाई मैं जाऊंगा तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो उसको बता दे भाई तू चला जा, जो इनाम मिलेगा बांट लेंगे आधा आधा, इस तरीके से हो सकता है। और वो बोले जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली है, अगर वो बोलेगा ये इन्फॉर्मेशन मेरे जीजा जी ने दिया है जो वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में है, तो फिर तो कोई इनाम नहीं मिलना, क्योंकि जीजा जी ने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है, राइट। इन्फॉर्मेंट इज वन अगेंस्ट whom सेबी हैज इनिशिएटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये बात देखो, जो बंदा कंप्लेंट कर रहा है, इन शॉर्ट विजय माल्या जो है वो कंप्लेंट लेके जाता है सेबी के पास, वो वीआईडीएफ फाइल करता है, ऐसे ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, सेबी कहता है पहले तू अपना तो ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, जो इन्फॉर्मेंट आ रहा है उसके अगेंस्ट ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, राइट। जो इन्फॉर्मेंट जो है वो भी दूध का धुला नहीं है, इन शॉर्ट। इन्फॉर्मेंट विलफुली रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट, आपने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन वही आपने सर्टिफिकेशन दी थी ना, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगोगे, सॉरी जी पेन गिर गया, तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगोगे वो इंफॉर्मेशन आपको 7 डेज में देंगे, लेकिन आपने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑडिट या एग्जामिनेशन में। मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले होती है इंक्वायरी, उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद होता है आपका पहले इंक्वायरी फिर इंस्पेक्शन फिर इन्वेस्टिगेशन, याद रखिएगा। या इससे ऊपर भी मैं बोलूं इंक्वायरी के, अगर अगर जबरदस्ती मैं कुछ और डिटेल में जाना चाहूं तो, हालांकि यह रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। सबसे पहले होती है इंक्वायरी, फिर होती है इंस्पेक्शन, फिर होती है इन्वेस्टिगेशन, ये तो हमें पता है। इंक्वायरी, उसके बाद इंस्पेक्शन और फिर इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी में पूछताछ होती है, इंस्पेक्शन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ जाता है, इन्वेस्टिगेशन में आपकी दीवारें विवारें तोड़ तोड़ के सारे रिकॉर्ड्स लेके जाते हैं, सीबीआई वाले करते हैं, सब तोड़ फाड़ देते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन, राइट। इंस्पेक्शन मे और मे नॉट लीड टू इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है इंस्पेक्शन में कुछ ऐसा मिला ही ना तो इन्वेस्टिगेशन की नौबत ही ना आए, हो सकता है इंस्पेक्शन में ऐसा कुछ मिला कि नहीं यार और अंदर देखना है, राइट। इसके अलावा ऑडिट जो है वो, उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट दूसरे ऑडिटर्स जितने भी हम बात करते हैं, जो भी हमारे बिग फोर है उनको बुलाया जाता है, पीडब्ल्यूसी वगैरह को बुलाया जाता है, या हम बात करते हैं तो डिलॉयट वगैरह को बोला जाता है, जाइए इनका फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए, राइट। और एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, एग्जामिनेशन तो वैसे भी होता है, हम आए हैं चेक करने के लिए, दैट इज ऑल्सो एग्जामिनेशन। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन कंप्लेंट पे ही हो, कभी भी हम आए हैं वैसे ही अपनी मर्जी से आए हैं, वी वांट टू एग्जामिन समथिंग, राइट, तो दैट इज एग्जामिनेशन। क्लियर है, याद रहेगा ये। अब देखिए यहां पर, इन्फॉर्मेंट नोइंगली मेक्स फॉल्स, फिक्टिशियस और फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली बात है, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो फ्रिवलस थी, यूजलेस थी, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत थी, रेलेवेंट थी, तो कोई इनाम मिलेगा ही नहीं। ही फेल्स टू फर्निश कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, स्टार्टिंग बताई, आगे वो कोऑपरेट कर ही नहीं पाया, शायद उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। इन शॉर्ट आपने जो चीज बताई, सोना स्मगल हो रहा है रोक लो, अब भाई कहाँ हो रहा है, कौन से डॉक पे हो रहा है, या कौन से डेक पे हो रहा है, और कहाँ जेटी आएगी, जेटी कौन सी है, मतलब कहाँ पर आके आपका जो क्रूज है वो पार्क होगा, वो सारी चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना आपको। अगर सोना स्मगल हो रहा है, अब भाई वो गोवा में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, आपने नहीं बताया, वो कौन से बीच पे हो रहा है आपने नहीं बताया, तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेंट इज ऑब्लिगेटेड अंडर एनी लॉ टू रिपोर्ट सच इन्फॉर्मेशन टू सेबी, ये वही ऑफिसर वाली बात आ गई ना, कि आप तो खुद किसी सरकारी टीम का हिस्सा हो जिसकी ड्यूटी बनती है इन्फॉर्म करना, तो आपने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी है, तो आपको काय के पैसे दे, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, यस और नो, राइट जी। तो प्लीज हम लोग इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। आई होप हमें समझ आ गया, बहुत बेसिक चीज है ये। रिजेक्शन ऑफ क्लेम वाला याद हो गया, सबसे पहला आपने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसको ना ऐसे कनेक्ट करो, देखो इसको इससे कनेक्ट करो, आपने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, या आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, या आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए।
इसको इससे कनेक्ट करो। आप किसी सरकारी बॉडी के मेंबर हो या किसी ऐसी बॉडी के मेंबर हो जिसकी ड्यूटी थी, आपने तो अपनी ड्यूटी निभाई है, दोनों पॉइंट्स एक जैसे हो गए। ये हो गया आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये हो गया कि आपने कोऑपरेट ही नहीं किया। टोटल 6 पॉइंट्स हो गए, मुझे तो याद हो गए भाई। 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए? ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ्रिवलेस है, ये 2 हो गए। 2 वो आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो या आपकी ड्यूटी बनती थी बताना, ये 2 पॉइंट हो गए। 5वां हो गया आपने कोऑपरेट नहीं किया या आपके अगेंस्ट ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है। सिंपल, डन। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप बच्चे हम लोगों को ये 6 के 6 पॉइंट्स याद हो गए हैं। इन्फॉर्मेंट ने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्फॉर्मेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दी या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्फॉर्मेंट जो है वो मेंबर है किसी इन्वेस्टिगेशन टीम का, एसएफआईओ का, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, किसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इन्फॉर्मेंट एजेंसी का, या वो ऑब्लिगेशन में है टू रिपोर्ट, उसकी ड्यूटी बनती है, उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी है, काय के पैसे भाई। इसके अलावा इन्फॉर्मेंट जो है उसके अगेंस्ट, खुद के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है पहले से ही, विजय माल्या टाइप बंदा। और लास्टली के इन्फॉर्मेंट ने फुली कोऑपरेट नहीं किया, जब जब उसकी जरूरत थी तो उसने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑडिट एंड एग्जामिनेशन। तो सेबी कहती है कि सॉरी, हम आपको कोई इनाम नहीं दे रहे इन केसेस के अंदर। अब देखिए बेटा, अब यहां पर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन एंड विक्टिमाइजेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पहले तो ये बताओ प्रोटेक्शन किसको मिलेगी? उस इंफॉर्मेंट को जिसने अपनी जान पे खेल के इंफॉर्मेशन दी है, सिंपल सी बात है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट किस चीज से? रिटेलिएशन, आपके आपके अगेंस्ट रिटेलिएट करे, वो रिएक्ट करेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने भी इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी, वो आपके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। उस नुकसान से आपको बचाया जाए। मतलब इन्फॉर्मेंट को जब तक ये यकीन ना हो कि सेबी मेरे लिए बैठा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो इनसाइडर ट्रेडर, तभी वो बंदा कॉन्फिडेंस में आके सेबी को इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है सबसे पहली चीज, ध्यान से देखिएगा इधर, इन्फॉर्मेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। किस चीज से प्रोटेक्ट किया जाएगा? डिस्चार्ज से, टर्मिनेशन से, डिमोशन से। उसको डिमोट नहीं किया जाएगा। भाई साहब तू ऑफिसर है ना, कंपनी का टॉप लेवल में है, इस वजह से तेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता चली और तूने वहां जाके उगल दिया, आज के बाद तू मैनेजेरियल लेवल पे नहीं है तो क्लरिकल लेवल पे जाएगा। इस तरीके से आपको डिमोट किया जा रहा है, आपको टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है। हो आपको पता है जो सस्पेंशन होता है वो टेम्परेरी होता है, जबकि टर्मिनेशन या डिस्चार्ज जो होता है वो परमानेंट होता है। हमें लग रहा है कि हमारी जब ये बात हो रही थी तो मीटिंग में 5 लोग थे, हम तो 3 भाई हैं, यही 2 बाहर वाले हैं। बेटा इन्होंने कुछ गड़बड़ करी होगी, इन्होंने सेबी के कान भरे, निकाल दो इन दोनों को, सस्पेंड करो, जब तक ये ना पता चल जाए दोनों में से कौन है। सस्पेंड कर दो दोनों को। कल को पता चला हाँ जी ये ए और बी दोनों को सस्पेंड किया, पता चला मिस्टर बी था, ए को वापस रख लो, उसको बोलते हैं री इंस्टेटमेंट, उसको वापस रख लो और बी को निकाल दो। तो ऐसी कोई चीजें हो, मतलब ऐसा डर बी को हो, तो शायद इन डर के मारे वो सेबी को ना बताए। लेकिन सेबी कहता है आप टेंशन ना लो, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, आपको डिमोट नहीं किया जाएगा, आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आपको कोई धमकियां नहीं मिलेंगी, आपको कोई हरासमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज के बाद ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरीली तो आपको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बाद में बात बात पे आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको प्रमोशन के लिए कल को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बाकी सबके कंपैरेटिवली आपको इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहता है आपके पास कोर्ट या ट्राइब्यूनल में जाने का हक है। आप नॉर्मल कोर्ट में जा सकते हो, आप सैट के पास जा सकते हो, सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, कि मुझे बचाया जाए। और तो और कहता है अगर आपको निकाल दिया है तो टेंशन ना लो, सेबी उस एम्प्लॉयर को छोड़ेगा नहीं, सेबी उस एम्प्लॉयर को डायरेक्ट करेगा कि भाई साहब आप इसको वापस रखो, आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो। और सेबी बोलेगा आप इसको वापस रखो, और जो अमाउंट आपने इसको पिछले 6 महीने से आपने इसको काम पे नहीं रखा, 6 महीने की पूरी तनख्वाह भी दो, पेमेंट दो। और आपने नहीं रखना तो इसको अगले 10 साल की सैलरी दो, 12 साल की सैलरी दो, या जो भी इसका टेन्योर है वो सेबी देखेगा क्या करना है। तो कहने का मतलब क्या है, सेबी बोल सकता है कि आप इसको वापस रखिए और आप उसको इतना कॉम्पनसेशन भी दीजिए। तो इससे पता चलता है कि ये सारी की सारी चीजें क्यों की जा रही है, आपको बचाने के लिए की जा रही है। क्यों बचाने के लिए की जा रही है? क्योंकि जब तक सेबी आपके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं रखेगा, तब तक आप खुल के सामने वाले इनसाइडर ट्रेडर के अगेंस्ट सेबी के सामने नहीं जा पाओगे। तो आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए सेबी ने ये सारी फैसिलिटीज दी है। राइट जी, एज सिंपल एज दैट। कर ले इसको भी नोट।
आई होप हमें क्लियर है बेटा। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ या उस इन्फॉर्मेंट के साथ, वही ऑब्वियसली बात है कि इन्फॉर्मेंट एम्प्लॉय है इस केस में, उसको डिस्चार्ज, टर्मिनेट, डिमोट, सस्पेंड, थ्रेट, हरास या डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। करेगा तो इन्फॉर्मेंट खुद कोर्ट या ट्राइब्यूनल में जा सकता है। इसके अलावा वो सेबी को बोल सकता है, तो सेबी उसको जॉब पे रख के कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल सकता है। क्लियर है जी ये बात? डन। तो बच्चे यहाँ पर हम लोगों का जो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चे। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।